जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज हम राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। चलिए, आज का पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो जो हमारे DPSP हैं उस संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं। चलिए, नेक्स्ट वन। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? ऑप्शन ए 36 से 51 तक, बी 12 से 35, सी 5 से 11, डी निम्न में से कोई नहीं। तो जो हमारे DPSP हैं ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनकी व्याख्या की गई है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। तो जो हमारे DPSP हैं हमने आयरलैंड के संविधान से अपने संविधान में लिए हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट वन। आयरलैंड ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत को कब स्थान दिया? ऑप्शन ए 1935, बी 1936, सी 1937, डी 1938। तो जो आयरलैंड ने अपने संविधान में DPSP को स्थान दिया वो दिया 1937 में। चलिए, नेक्स्ट वन। निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? ऑप्शन ए इन्हें नैतिक एवं राजनैतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, बी इनकी प्रकृति समाजवादी है, सी ये स्वतः लागू हो जाते हैं, डी इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो देखिए, ऑप्शन ए क्या कहता है, इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो DPSP हैं उन्हें हमने नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त की है, और जो इसमें नहीं है वो नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, ये स्वतः लागू हो जाते हैं। तो हमारे जो DPSP हैं वो स्वतः लागू नहीं होते हैं, ये राज्य के द्वारा उसकी राज्य की मर्जी पर ये लागू होते हैं। देखिए, ऑप्शन डी जो है, इन्हें हम कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि हमारा जो अनुच्छेद 37 है उसमें कहा गया है कि जो राज्य कभी भी कोई कानून बनाएगा, जो हमारे DPSP हैं वो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। तो हमारा जो एक ही ऑप्शन बचा है वो बचा है, कौन सा बचा है? ऑप्शन नंबर बी। इनकी जो प्रकृति होती है वो समाजवादी होती है। कैसी होती है? इनकी जो प्रकृति होती है वो समाजवादी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वन। निर्देशक तत्वों को और किस नाम से बोल सकते हैं? ऑप्शन ए नागरिकों के कर्तव्य, बी निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार, सी दोनों, डी दोनों नहीं। तो देखिए, जो हमारे DPSP हैं इन्हें हम दूसरे नाम से बोलते हैं, वो बोलते हैं निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार। चलिए, नेक्स्ट वन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार हैं? ऑप्शन ए पिछड़े वर्गों का उन्नयन, बी व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, सी न्याय का प्रशासन, डी राज्य का प्रशासन। तो देखिए, जो हमारे DPSP हैं वो हमारे जो राज्य का प्रशासन होता है उसके लिए आधार होते हैं। जो हमारा अनुच्छेद 37 देखिए कहता है कि राज्य कोई भी कानून या नियम बनाता है तो वो DPSP को ध्यान में रखकर बनाएगा। DPSP को ध्यान में रखकर ही बनाएगा। तो जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी है वो राज्य का प्रशासन। तो जो हमारे DPSP होते हैं वो राज्य के प्रशासन के लिए आधार होते हैं। चलिए, नेक्स्ट वन।
नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारे डीपीएसपी हैं इन्हें हमारे जो संविधान में 3 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से भाग हैं? चलिए देखिए, जो डीपीएसपी हैं इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लोकतांत्रिक समाजवादी, दूसरा जो है वो है गांधीवादी विचारधारा, जो तीसरे हैं वो हमारा है उदारवादी विचारधारा। तो देखिए जो इनके अंदर अनुच्छेद आते हैं वो देखते हैं। देखिए जो लोकतांत्रिक हमारे हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक समाजवादी डीपीएसपी के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, 39A, 41, 42 और 47। और जो हमारा गांधीवादी विचारधारा है इसके अंतर्गत जो हमारे अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। और जो हमारे उदारवादी विचारधारा है इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 40, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। ये जो हमारे इतने आते हैं अनुच्छेद आते हैं। तो एक बात आपने नोटिस की होगी, जो हमारा अनुच्छेद 47 है वो लोकतांत्रिक समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा दोनों में वो कॉमन है। चलिए नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक कहाँ जा सकता है? तो देखिए जो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, ऑप्शन सी ए बी दोनों के पास जा सकता है, ऑप्शन डी किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता है। तो देखिए जो हमारा अनुच्छेद 37 है वो यह भी कहता है कि कोई भी नागरिक डीपीएसपी को लागू कराने के लिए किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता। समझ रहे हैं? जो हमारे डीपीएसपी होते हैं हम इनको लागू करवाने के लिए किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, जबकि हमारे जो मूल अधिकार होते हैं उन्हें हम लागू करवाने के लिए किसी भी न्यायालय में, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वहाँ पर हम जा सकते हैं उन्हें लागू करवाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा में निदेशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए प्रारूप समिति द्वारा, बी मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा, सी निदेशक तत्वों के लिए अलग समिति बनी उसके द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे जो डीपीएसपी के निर्माण के लिए जो समिति बनाई गई वो थी मूल अधिकारों की उप समिति थी। ये जो मूल अधिकारों की जी उप समिति थी और इस उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। चलिए नेक्स्ट वन। नीति निदेशक तत्व किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किए गए?
तो चलिए जो हमारा ऑप्शन ए है सप्रू समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति, सी थुंगन समिति, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारे डीपीएसपी हैं वो जो हमारी एक समिति थी, उस समिति की सिफारिश पर हमने संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक इन्हें शामिल किया। तो जो हमारी वो समिति थी वो थी सप्रू समिति। इस समिति के द्वारा हमने डीपीएसपी को अपने संविधान में स्थान दिया। चलिए नेक्स्ट वन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो जो ऑप्शन ए है एम स्वामीनाथन, बी के टी शाह, सी गोपालाचारी, डी के नन। तो देखिए जो ये स्टेटमेंट है कि डीपीएसपी जो है एक ऐसा चेक है कि बैंक की सुविधा अनुसार इन्हें हम अदा कर सकते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट दिया था वो दिया था के टी शाह ने। चलिए नेक्स्ट वन। किसने निदेशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा? ऑप्शन ए अंबेडकर, बी नेहरू, सी तेज बहादुर सप्रू, डी के टी शाह। तो देखिए जो हमारा डीपीएसपी को अनोखी विशेषता वाला कहा वो हम किसने कहा? वो कहा अंबेडकर ने कहा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन। किसने कहा डीपीएसपी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है? ऑप्शन ए नेहरू जी, बी डॉक्टर के एम मुंशी, सी डॉक्टर अंबेडकर, डी डॉक्टर राधाकृष्णन। तो देखिए जो हमारा डीपीएसपी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, ये जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट था डॉक्टर अंबेडकर का था। चलिए नेक्स्ट वन। निम्न में से किसने राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया? क्या बताया? संविधान की आत्मा। ये वर्ड याद कीजिए। तो देखिए ऑप्शन ए आपका जो है ए बी डाइसी, बी ग्रीनविल आइंस्टीन, सी बी आर अम्बेडकर, डी के सी विलियर। तो जो हमारा डीपीएसपी को संविधान की आत्मा बताया वो बताया ग्रीनविल आइंस्टीन ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन। मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच पहला वाद किस वाद के सामने आया? ऑप्शन ए गोलकनाथवाद, बी शंकरी प्रसादवाद, सी चंपकम दोराई राजनवाद, डी केशवानंद भारतीवाद। तो देखिए जो हमारा मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच पहला वाद आया वो आया था चंपकम दोराई राजनवाद में आया था। चलिए नेक्स्ट। किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? ऑप्शन ए गोलकनाथ, बी केशवानंद, सी मिनर्वा मिल्स। एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन ये जो ये लिखा है वो है मिनर्वा मिल्स। ऑप्शन डी सज्जन सिंह वाद। तो देखिए जो ये केस आया था, ये कहा गया कि जो हमारे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, वो कहा गया मिनर्वा मिल्स के अंतर्गत कहा गया। तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन। किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई? ऑप्शन ए 42वां, बी 44वां, सी 43वां, डी 86वां। तो देखिए जो ये वरीयता दी गई मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई, वो दी गई हमारे जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें दी गई। चलिए नेक्स्ट वन। संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि निदेशक तत्वों को न्यायालय नहीं ले जाया जा सकता? अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हमारा अनुच्छेद 37 है उसमें ये बात कही गई थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, बी
39, सी 41, डी 42। तो देखिए जो महिला प्रसूति सहायता प्रदान की जाती है वो अनुच्छेद 42 के तहत प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट वन, मनरेगा का संचालन से कौन से नीति निर्देशक तत्व का पालन हुआ? ऑप्शन ए 40, बी 41, सी 42, डी 43। तो मनरेगा का जो संचालन है वो कौन से नीति निर्देशक तत्व या अनुच्छेद का पालन करता है? वो करता है हमारे अनुच्छेद 43 का। चलिए नेक्स्ट वन, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए 40, बी 39 का घा, सी 41, डी 42। तो जो हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए कहा गया है वो कहा गया है अनुच्छेद 39 के घा में। चलिए नेक्स्ट वन, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन इसका राइट होगा वो होगा अनुच्छेद 45। तो देखिए जो अनुच्छेद 45 है वो जो पहले था वो था 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा राज्य प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये जो पहले था, और जब ये हमारा 86वां संविधान संशोधन हो गया तो उसमें अब जो वर्तमान में लिखा है, जो ये अनुच्छेद 45 है वो वर्तमान में ये कहता है कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बालक होंगे राज्य उनकी देखभाल करेगा। तो ये हमारा था जो हमारा अनुच्छेद 45 है ये है। तो हमारे इस जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट वन, वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व किन मूल अधिकारों पर प्रभावी हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 और 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 और 27, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी या उपरोक्त दोनों ही या नहीं। तो देखिए जो वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व हैं वो जो मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 और 19 हैं इन पर भारी हैं। चलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का सम्मिश्रण है? तो देखिए ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 43, डी अनुच्छेद 40। तो देखिए जो उदारवादी और गांधीवादी विचारधारा का जो सम्मिश्रण है वो हमारा अनुच्छेद 48 है। चलिए नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के संबंध रखता है? ऑप्शन ए 46, बी 51, सी 38, डी 44। तो देखिए जो समान नागरिक संहिता का जो संबंध रखता है वो अनुच्छेद 44 रखता है। और ये जो इस अनुच्छेद का जो पालन करता है वो सिर्फ एक ही भारत में एक ही राज्य है, वो गोवा करता है। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, वहाँ पर सभी के लिए सब कानून समान है। चलिए नेक्स्ट वन, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 53।
तो जो हमारा न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण किया गया है वो हमारा अनुच्छेद 50 के तहत किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि न्यायपालिका और जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं उनका अलग अलग वितरण किया जा सके। चलिए नेक्स्ट वन, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए 45, बी 51, सी 48, डी 50। तो जो अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा से संबंधित है जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद नंबर 51 है। तो हमारा जो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और विदेश नीति में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। और दूसरी बात जो कही है वो कहा है कि राज्य देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाने का प्रयास करेगा। तो हमारे ये जो कहा गया है वो अनुच्छेद 51 के तहत कहा गया है। चलिए